जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज दो बड़ी ख़बरें हैं जिन पर आपसे बात करनी है और वही बैकग्राउंड वही है पाकिस्तान इंडिया का जो इस एस्केलेशन है, टेंशन है, वही मौजू है। और जो ख़बरें हैं एक तो ये है जो मेरा ख़्याल है ये पाकिस्तान और इंडिया सब के लिए एक बड़ी एक सरप्राइजिंग न्यूज़ हुई है कि पाकिस्तान के DGISI जो हैं उनको इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनका लगा दिया गया NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाया गया, विच हैज़ कम एज़ अ बिग सरप्राइज़ फॉर पाकिस्तान। इंडिया के लिए भी होगी, मेरा ख्याल दुनिया के कई ममालिक के लिए भी होगी जो पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज़ को समझते हैं, जिसमें सऊदीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, अमेरिकन हैं और बाकी भी ये खित्ते के ममालिक जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ISI की पोस्ट जो है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है। आर्मी चीफ़ के बाद जो सबसे बड़ी अहम पोस्ट है पाकिस्तान में वो DGISI की समझी जाती है। बल्कि बाज़ होता है DGISI इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि आर्मी चीफ़ को उनको कट टू साइज़ करने के लिए भी कुछ अपनी पावर्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जस्ट क्विक अगर मैं आपको एक दो में रिमाइंडर में बताऊंगा कि कौन से मौके थे जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को अपने DGISI को कट टू साइज़ करना पड़ा था। सो इससे आप देख लेंगे कि ये कितनी अहम पोजीशन है। और उस ये पोजीशन का जब जो मौजूदा बंदा जो है इस वक्त बैठे हुए हैं जो वो इस NSA बनेंगे तो इसका क्या मीनिंग है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों इनको DGISI जो है उनको NSA लगाया गया। ज़रूर माजी में हमने देखा है कि उसमें लगाए गए हैं, उसमें सिविलियंस भी थे, उसमें एक्स रिटायर्ड फौजी भी थे। अगर मेरी मेमोरी अगर सिक्स मुझे सर्व कर रहे तो मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी कोई एक्स के अलावा कोई यहाँ पर कोई सर्विंग कोई DGISI जो है उसको NSA लगाया गया हो, या इवन किसी सर्विंग जर्नल को उनको लगाया गया हो, किसी प्राइम मिनिस्टर का लगाया गया हो। सो दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है कि पाकिस्तान ने क्या सोच कर लगाया है और क्यों अचानक ये ड्रामेटिक डेवलपमेंट जो हुई है जो बहुत सारे लोगों को सरप्राइजिंग है कि ये इन द मिडल ऑफ जब आप एक एस्केलेशन इंडिया के साथ हुई है उस वक्त आपका ये DGISI जो है वो वज़ीर आज़म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर काम करेंगे। जब पहले ये समझा गया कि शायद जो हमारे यहाँ जैसे यूजुअल होता है कि शायद उसमें DGISI को एलिवेट करके भेज दिया गया है कि वो वज़ीर आज़म साहब के साथ इस क्रूशल टाइम पे एक हमारा एक टॉप का जर्नल जो है वज़ीर आज़म के साथ होना चाहिए। ये मतलब जो इनिशियल एक रिस्पांस था, या ये समझा गया है कि उन्होंने शायद ये कुछ अर्से बाद 1 साल के लिए वो आए थे, 1 साल तक वो बताया जा रहा था कि शायद उसके बाद उनको कोई और पोजीशन दी जाए या ओहदा दिया जाए। तो अभी से ही उनको NSA लगा दिया गया है ताकि वो इन मामलात को इस सिचुएशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उनको वहाँ पे एडजस्ट किया जाए कि वो तमाम इश्यूज़ को वो देखें। दूसरी चीज़ ये समझे जा रही। तीसरी वो एज यूजुअल होती है कि शायद ट्रांसफ़र करके किसी और को लाया गया जो कि जहन को वो तस्लीम बंदा नहीं कर रहा था कि अभी तो आए थे लास्ट ईयर, अभी तो शायद उनको मेरा ख्याल 6 महीने हुए हैं, 6-7 महीने हुए हैं। तो 6-7 महीनों में क्यों उनको हटाया जाएगा और उनकी जगह को नया बंदा लाया जाएगा। सो अल्टीमेटली द रिडल वाज मतलब उसको फिक्स किया गया। तो उसमें से खबर ये निकली कि नहीं, उनके पास DGISI का भी ओहदा रहेगा और उनका NSA का भी ओहदा रहेगा, विच मेक्स इट ए बिग स्टोरी, बिग न्यूज़ के इसके पीछे क्या कहानी। ज़रा आएंगे उसमें ज़रा बात करेंगे कि इसका किस से क्या कनेक्शन है। जो 3 साल बाद ये पोस्ट जो है ना फिल की गई है, जो लास्ट थे मुइज़ यूसुफ साहब थे कि इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर जो थे उनके NSA थे, उसके बाद कोई NSA जो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं रखा था 3 साल से। अब 3 साल बाद इसकी अचानक, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यों ज़रूरत फील हुई है, आते हैं इस पर। लेकिन साथ में एक और जो चीज़ हुई है जिससे ये लगता है कि इंडिया जो है वो बड़ी हद तक तैयार हो चुका है पाकिस्तान के साथ एक मुश्तरका एक इन्वेस्टिगेशन जो है ना उसको लॉन्च किया जाए और जंग को साइड पे किया जाए। जंग के बादल जो हैं वो यहाँ से हटना शुरू हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो फ्रेंजी थी, एक एक्साइटमेंट थी, जिंगोइज़म था, एक इस हिस्टेरिया वगैरह जो है क्रिएट हुआ। तो स्पेशली इंडियन चैनल हम देख रहे थे, जब मीडिया देख रहे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा था और बहुत सारी झूठी रिपोर्टिंग भी हो रही थी। हम देख रहे थे कि इस तरह की खबरें आ रही थी कि जैसे पाकिस्तान जो है पूरा खाली हो गया है, राफेल के डर से खाली हो गया है, इंडिया के खौफ से लोग भाग गए हैं, ब्लैक आउट हो गया है, लोग बंकर्स में छुप गए हैं और बला चीज़ें समटाइम जो लॉ ऑफ ओवर द रिपोर्टिंग। और मैं उनको दाद देता हूँ जो चैनल्स के कंटेंट क्रिएटर हैं, जिस तरह का स्क्रिप्ट वो लिख के अपने न्यूज़ कास्टर को देते हैं और वो आगे पढ़ देता है प्रॉम्प्टर पे, उनको दाद बनती है। न्यूज़ क्रिएटर ये क्रिएटर के लिए एक डिग्री होनी चाहिए, एक कैटेगरी होनी चाहिए, सॉरी,
मेरा ख्याल है उनका फ़ैन फिल्म, उनका फिल्म अवार्ड है उसका इंडिया में, इधर ऑस्कर है वहाँ पे। तो उनको मिलना चाहिए। जिस तरह कंटेंट वो क्रिएट करते हैं, जिस तरह बैठ के स्टोरीज़ बनाते हैं और फिर पूरी सेंसेशन फैलाई जाती है, उस पर दाद है। छोड़ दें फैक्ट्स फिगर्स, एक्चुअल रिपोर्टिंग क्या है, उसको छोड़ देते हैं। उसको अगर आप एंजॉय करें एज ए फिक्शन के तौर पर, तो दे आर गुड फिक्शन मास्टर्स। मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसा, कोई यहाँ पैनिक नहीं है, कोई यहाँ पे हंगामे नहीं है, कोई यहाँ पे सिविल वार नहीं है, कोई लोग नहीं छुप रहे, कोई नहीं भाग रहा, कोई शहरों में रात को ब्लैक आउट नहीं किया जा रहा, लोग डर के मारे कोई माइग्रेट नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें हैं जो चैनल्स पे इंडिया में बाद चैनल्स पे बताई जा रही है, मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पे पीस है, सुकून है, अमन है, कोई ऐसा पैनिक नहीं है। बहरहाल वही वाली बात, कंटेंट क्रिएट करना है। 24 घंटे आपने टीवी का पेट भरना है। अगर आप टीवी का पेट नहीं भरेंगे, डिजिटल मीडिया का नहीं भरेंगे, इट्स लाइक ए मास्टर को खिलाते रहेंगे तो मास्टर आपको कुछ नहीं कह रहेगा, ये कहेगा। द मोमेंट आपने मास्टर को ये खिलाना बंद किया तो मास्टर आपको ईट करेगा, आपको खा जाएगा। जैसे टीवी डिजिटल मीडिया भी उसी तरह की सिचुएशन है, और मुसलसल इस वक्त हम देख रहे हैं उसको फीड किया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, और इसी कंटेंट क्रिएशन हो रही है, कहानी लिखी जा रही है, स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं, और पुराने इमेजेस जो है ना, फुटेज उठा के वो हर मुल्क में होते हैं। ये हमारे मुल्क में भी होते हैं, अनरेस्ट होते हैं। यस, अनरेस्ट कौन से होते हैं? पॉलिटिकल हुकूमतों के खिलाफ होते हैं, पुलिस और उनकी झड़पें होती हैं, लॉन्ग मार्चेस होते हैं। ये इंडिया में भी आज भी हो रहे होते हैं, आज भी बहुत सारी जगहों पे आपको मिलते हैं, हमारे यहाँ भी हो रहे हैं। आज भी मेरा ख्याल है लाहौर में उन्होंने हेल्थ वर्कर्स ने उन जुलूस निकाला होता, एहतजाज किया हुआ था। सो इस तरह के उठा के वो बता रहे हैं पाकिस्तान में सिविल वार होगी और आग लगी हुई है, टायरों को आग लगी हुई है, गाड़ियों को लगी हुई है। जो पुराने हैं, सारे पुराने हैं, वो हम देख रहा था फुटेज। लेकिन साहब जब इंडियन ऑडियंस बेचारे वो बैठ के कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आज के हैं, पुराने हैं, या कल के हैं, या कब के? वो तो एक कमेंट्री चल रही है और फास्ट पेस्ड, पीछे से म्यूज़िक लगा हुआ है और पिच उनकी हाई है, और उसके बाद तबाही बर्बादी है। और मैं तो हैरान हुआ हूँ एक दो चैनल्स को देख के कि ये किस तरीके का लोगों की उनके इंटेलेक्ट को वो करते हैं, मजाक उड़ाते हैं लोगों के, और जो लोग इनको सुनते होंगे वो तो बिलीव करते होंगे। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, अब ये पता चला है कि जिंगोइज्म के बाद जो उम्मीद थी इसको इंडिया को स्पेशली कि पूरी दुनिया उनका साथ देगी, पूरी दुनिया ने साथ दिया। पाकिस्तान ने भी उस मामले में दिया, टेररिज्म पे पाकिस्तान ने भी उसकी एक दफ़ा फिर उसकी मजम्मत की है, अमेरिकन ने की है, सब ने की है। लेकिन जिस भी तरह को इंडियंस रख रहे थे कि वो पाकिस्तान को इसका ज़िम्मेदार भी समझेंगे, वो किसी मुल्क ने ज़िम्मेदार नहीं समझा। स्पेशली उनको उम्मीदें जो थी उनको ये अमेरिका से थी कि अमेरिकन जो है वो हमारा साथ देंगे और वो कहेंगे कि जैसे पाकिस्तान इज़ रिस्पॉन्सिबल, लिहाजा इंडिया को पूरा राइट है कि वो पाकिस्तान पे जंग जो है ना मुसलत कर सकते हैं। तो अमेरिकन ने उल्टा बिल्कुल दूसरी लाइन ली है। उन्होंने कहा भाई साहब, जो उनका फ़ोन है उनके सेक्रेटरी खारजा का, वो दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट कि उन्होंने जयशंकर साहब से भी बात की है, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इसहाक डार साहब, इनसे भी बात की, और साथ में जो प्रेस रिलीज़ जारी की वाइट हाउस ने वहाँ से अमेरिका ने जारी किया है, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है इनका। ये फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से इसमें बताया गया, दोनों मुल्कों को कहा गया, पाकिस्तान को कहा गया आप सख्ती से इसकी दहशतगर्दी की आप एक दफ़ा फिर मजम्मत करें, और इंडिया को कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो जाएं। पाकिस्तान को भी कहा गया आप तामुन करें। सो इससे साबित होता है कि ये प्रेस रिलीज में चीज़ आना अमेरिकन की कि इंडियन जो है इस बात पर राज़ी हो गए हैं कि ओके फ़ाइन, कि हम ये सोल्यूशन जो है ना, क्योंकि सारे मुल्क यही कह रहे थे, सऊदीज़ यही कह रहे थे, ईरान यही कह रहा था, चाइना आपको यही कह रहा था, फिर अमेरिकन यही कह रहे थे। अब ये वो ममालिक हैं जिनको ये इंडिया जो है स्पेशली अमेरिकन हूँ, सऊदीज़ हूँ, या और ये खित्ते के कुछ ममालिक हूँ जिसमें ईरान भी शामिल है, जब वो सारे तहकीकात का कह रहे हूँ और रैशनल भी यही बनता है, तो इंडिया के लिए फिर मेरा ख्याल है वार वेज करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा यही रिपोर्ट्स कुछ डिप्लोमेट्स यही कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी तौर पर जो उन्होंने बात की है अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने, उसके बाद इसके चांसेस बढ़ गए हैं कि दोनों मुल्क जो हैं बहुत जल्द इस पर राज़ी हो जाएंगे, तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान तो तैयार है, अब इंडिया की तरफ से इसकी एंडोर्समेंट होनी बाकी है। सो एनी टाइम ये चीज़ें हो सकती हैं। लिहाजा वार और जिंगोइज़म का जो था वो ख़तरा इस वक्त वो ज़रा दूर है, अगरचे होने को इस मुल्क में आपको पता है दोनों मुल्कों में दरमियान चिंगारी जो है ना वो भी एक भड़की और सारे का सर भस्म करके मतलब पूरी खुदा न खास्ता आग लग सकती है। लेकिन फिर भी अब तक की ये उम्मीद है कि इंडियंस इस बात पर राज़ी हैं कि ठीक है, अदरवाइज़ अमेरिकन इस तरह का ओपनली बोल्ड स्टेटमेंट वो ना देते। उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है जो उन्होंने दिया है कि इट मीन्स कि इंडिया ने अपनी विलिंगनेस किसी हद तक शो की है कि ठीक है फिर हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं। अब ये इंडिया पे है, बॉल इज़ इन इंडियंस कोर्ट कि वो इन्वेस्टिगेशन को मानते हैं नहीं मानते। बहरहाल अमेरिकन और दीगर ममालिक खित्ते के इसी हक़ में हैं कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन पे जाएँ। इतनी बड़ी 26 लोगों की उनकी डेथ बड़ी अनफॉर्चुनेट है, इट्स कंडेमेबल। उनकी फैमिलीज़ के साथ वी ऑल हैव द सिंपैथीज, बच्चे फैमिलीज़, इट्स अ पेनफुल थिंग व्हाट हैज़ हैपेंड। हम खुद भी अपने यहाँ भुगते रहते हैं, हमें
हमें पता है कि हाउ इट हर्ट्स एंड हर्ट्स वेरी डीपली। हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं, अभी भी हैं। सो लिहाजा हम तो जानते हैं कि कैसे घरों में जब लाशें जाती हैं तो फैमिलीज़ पे क्या गुजरती होती हैं। एनीवे, वही वाली बात की चीज़ें यहाँ से कोई बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। नो कमिंग टू द पॉइंट के DGISI जो हैं हमारे, उनको क्यों ये असाइनमेंट दी गई, इसके हवाले से 2-4 लोगों से जो बात हुई है वो इसके एक डिफरेंट कहानी सुनाते हैं। एक तो ये होते हैं, आपको पता है कि ये बताया जा रहा है कि शायद न्यू DGISI जो हैं, चांसेस हैं कि वो अपनी इंडियन जो लीडरशिप है, इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो रा हो या उनके NSA हों, अजीत डोवल साहब हों, या उनके अपनी उनके सीक्रेट एजेंसी रा जो है, ऑलरेडी ये राब्ते में रहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि दोनों एजेंसीज भी राब्ते में रहती हैं। हमारे DGMO भी रहते हैं, अभी भी उन्होंने बातचीत की है। हार्ट लाइन भी हमारे हम दोनों मुल्कों के दरमियान है। सो ये समझा गया है कि अब आपने अगर कोई बातचीत आगे बढ़ानी है और इस मसले को दोबारा ना इस तरह के पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह फंस कर रह गए हैं, तो इस ब्रेक थ्रू करना है। और ब्रेक थ्रू पहले माजी में हुए थे 2-3 दफ़ा, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ शायद ये बात हमें पसंद, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को या हमारे हम लोगों को ना पसंद है पाकिस्तानियों के, हमने चांसेस मिस किए हैं। इंडियंस ट्राइड देयर बेस्ट 4 टाइम्स, 4 दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात ठीक करके कश्मीर के मसले को वन वे द अदर दोनों मुल्कों के लिए विन विन सिचुएशन बना के हल किया जाए। और 2 मौक़ों पे मेरा ख्याल विन विन सिचुएशन हो रही थी। एक उस पर जब जनरल मुशर्रफ साहब और मनमोहन सिंह के दरमियान हुई थी, फिर दूसरी अटैम्प्ट जो थी वो जनरल बाजवा और ये इंडियन लीडरशिप के दरमियान हुई थी, जो UAE वगैरह सऊदीज़ जो हैं उनको स्पॉन्सर कर रहे थे। 2019 में मामलात बड़ी हद तक जनरल फैज़ जो थे उस वक्त ISI के चीफ थे, दुबई में गए थे और उनकी मुलाकातें इंडियन, ये बताया जाता है कि अपने काउंटर पार्ट से भी हुई थी और कोई NSA या उनके सीनियर्स जो अफसरान थे उनके साथ भी की गई थी। और बड़ी हद तक एक ऐसा फार्मूला तैयार कर लिया गया था जिससे विन विन सिचुएशन थी बोथ फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन वो बाद में हमारी जो पॉलिटिकल हुकूमत थी उस वक्त की, वो इसको पॉलिटिकल कॉस्ट देने को तैयार नहीं हुए। इमरान खान साहब थे या शाह महमूद कुरैशी साहब थे, तो वो उस वक्त बैकआउट कर गए और वो उन्होंने फ़ौज, अदरवाइज़ उस वक्त फ़ौज 2 मौक़ों पे तैयार थी कि हम कश्मीर और इंडिया के साथ मामले को हल करते हैं। एक ये जनरल मुशर्रफ के दौर में थी, आई विश कि उस वक्त हो जाता सारा। 2007 में मुशर्रफ साहब ने वो सैक किया इफ्तिखार चौधरी साहब को, मूवमेंट शुरू होगी, सो सारा मनमोहन सिंह ने आना था, वो मामला वहाँ पे रह गया। फिर दूसरी दफ़ा जो था, जैसे मैंने कहा जनरल बाजवा साहब और 2019 में चीज़ हो रही थी, उस वक्त दोनों साइड्स राज़ी हो गई थी कि जनाब मोदी साहब जो है पाकिस्तान आएंगे और इस मसले का जो सलूशन निकाला गया था, विच वाज आई पर्सनली थिंक वाज सॉर्ट ऑफ विन विन सिचुएशन, अनाउंसमेंट इमरान खान साहब और वो इकट्ठे करेंगे। वो भी इमरान खान साहब बताया जाता है कि उस जनरल बाजवा साहब ने बाद में सहाफ़ियों को बताया कि खान साहब ने उसको पॉलिटिकल सपोर्ट देने से इनकार किया था। आई विश कि खान साहब उसको, अगर पॉलिटिकल कास्ट भी थी तो उन्हें देनी चाहिए थी। एज ए बिग लीडर इन द ग्रेटर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री, दिस रीजन, अगर पॉलिटिकल कास्ट भी थी इसकी तो उन्हें देनी चाहिए थी। बहरहाल एनीवे, लीडर्स अपनी अपनी पर्सनल उसमें वो फंस जाते हैं, सम टाइम नहीं दे सकते। तो क्या अब ये सोचा जाए कि जहाँ पर जनरल फैज़ हमीद साहब जो साबिक DGISI थे, वो पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई थी और छोड़ कर गए थे जनरल फैज़, क्या वहीं से दोबारा ये बातचीत शुरू होगी? इसलिए DGISI को जो है वो इतना अहम ओहदा दिया गया है कि आप बैठ के उनसे बातचीत कर सकें और फौरी फैसले जहाँ पे ज़रूरत हो कि आप उसमें पॉलिटिकल, मतलब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पॉलिटिकल साइड, दरमियान में NSA ISI साइड, और तीसरी आर्मी चीफ जनरल ये जो आसिम मुनीर हैं, सो ये ट्राइका जो है वो जल्दी से फैसले करने की पोजीशन में रहे। सो ये तीनों जो हैं बैठकर मेजर फैसले करने की ज़रूरत पड़ेगी। लगता है ये कि कुछ ममालिक जो हैं इस मूव के पीछे हैं, इसलिए एडवाइस किया गया है पाकिस्तान को कि आप जो है अपने DGISI को इस पोजीशन पर लेकर आएँ। और ये एडवाइस मे कम फ्राम 2-3 कंट्रीज़, इधर दे आर द अमेरिकन्स या सऊदीज़, और उनके साथ UAE ऑफ कोर्स वो शामिल होते हैं। क्योंकि पिछले जो मुज़ाकरात हो रहे थे 2019 वाले, जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ और उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, इंडिया की जो थी सीक्रेट एजेंसी वगैरह के जो हेड्स हैं, बहुत से NSA वगैरह, सो वो इसलिए सोचा गया है कि इनको दोबारा आगे लाएं और ये दोबारा, मतलब इनके जो कनेक्शंस हैं रीओपन किए जाएँ और बड़ी तेज़ी से फैसले जो हैं ना वो करने हैं, वो किए जाएँ। और एक दफ़ा फिर कोई 2-4 साल बाद फिर कोई मसला ना, और दोनों मुल्कों में जो प्रॉक्सीज़ के इल्ज़ामात लगते हैं, पाकिस्तान इंडिया पे लगाता है, इंडिया पाकिस्तान पे लगाता है, इसको किसी न किसी स्टेज पे रोका जाए। और दोस्त ममालिक हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं। माजी में भी हमने देखा है कि जो NSA हैं वो बड़ा मतलब ब्रेक थ्रू करते रहे हैं। इससे पहले जनरल महमूद दुरानी साहब रहे हैं, तारिक अजीज़ साहब रहे हैं, अगर आप मतलब मेन लोग देखना चाहें, जनरल मुशर्रफ साहब के बड़े करीबी थे, वो भी उस वक्त वो मिलते थे, मुलाकातें हांगकांग उनमें हुई थी। तो पहली दफ़ा ये चीज़ें सामने आई थी कि पाकिस्तान और इंडिया के बैकडोर चैनल जो है NSA वगैरह वो मीटिंग कर रहे हैं। फिर नासिर जंजवा साहब जो हैं वो दरमियान में आए थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उनकी भी कुछ मुलाकातें हुई थी। सो फौजी NSA को प्रेफर किया जाता है यूजली तौर पर, ताकि आर्मी चीफ ISI वगैरह तमाम लोगों को ऑन बोर्ड ले सके इंडिया के मामले पर। और पहली दफ़ा कोई सिविलियन
पहली दफ़ा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो लेटेस्ट सिविलियन जो लास्ट थे वो मुइज़ यूसुफ साहब थे कि वो कोई डिलीवर कर सकेंगे, लेकिन मुइज़ यूसुफ साहब शायद कोई इतना बड़ा कोई ब्रेक थ्रू करने में नाकाम रहे थे। बाकी हमने देखा NSA जो है कुछ ना कुछ किया था। सो तो मोस्ट प्रॉब्ली कि जनरल जो इस वक्त DGISI जो हैं इसके पीछे कोई एक स्पेशल मूव है। मूव वही है कि इंडिया और पाकिस्तान को मज़ीद करीब लाया जाए। हो सकता है आपको ये बात बड़ी फार फैक्स लगे कि जब दोनों मुल्क वार के किनारे पे खड़े हुए हैं तो आप कह रहे हैं जनाब को दोनों को करीब लाया जाए, लेकिन जंग से ही कोई सलूशन निकलते होते हैं। जो दो आपस के सीरियस अपोनेंट्स होते हैं वही बैठ के पीस कर सकते होते हैं, दोस्ती वाले तो नहीं करते होते। हमेशा पीस डील तो उन्हीं के दरमियान होती है। उधर से BJP भी है, उसका बड़ा सख्त स्टांस है, इधर से हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इनका बड़ा सख्त स्टांस है। तो दोनों ने बैठ के इस मसले का हल निकालने में लगता है ये है कि फिर सऊदीज़ UAE और अमेरिकन जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया को वो टेबल पे ला रहे हैं और बैकडोर चैनल जो है दोबारा ओपन होंगे और वो जो एक विन विन सिचुएशन वाली डील हो रही थी उसको दोबारा रिवाइव किया जाएगा जो इमरान खान साहब के दौर में थी। दीज आर ह्यूज पॉसिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज। लेट्स सी एंड प्रे इसी तरीके से हूँ। दोनों मुल्कों को एक विन विन सिचुएशन की ज़रूरत है। इंडिया को भी एक फेस सेविंग चाहिए, हमें भी फेस सेविंग चाहिए। वो भी मुतमिन हूँ हाँ जी हमने कुछ गेन किया, हम भी मुतमिन हूँ हाँ हमने कुछ गेन किया। ये नहीं हो सकता कि हम भी सारा गेन नहीं कर सकते, आप भी सारा गेन नहीं कर सकते। सो क्योंकि दोनों साइड में एक को भी फील हुआ ना कि हमें कुछ नहीं मिला और दूसरा ज़्यादा ले गया है तो फिर पीस या डील जो है वो मुस्तकिल नहीं रहेगी। सो इट मस्ट बी कम्प्रीहेंसिव, इट मस्ट बी इक्वल और इट मस्ट बी मतलब समथिंग कि दोनों को फील हो कि हाँ हमें कुछ मिला है। इसी तरह की उम्मीद की जा सकती है इस न्यू डेवलपमेंट से। लेट्स होप क्या होता है।